नमस्कार साथियों, प्रिस्टीन पीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। आपके पिछले दो वीडियो में 2024 का हम लोगों ने पीवाईक्यू जो एनालाइज कर रहे हैं उससे आगे हम लोग अब बढ़ते हैं कि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, देखा किस टाइप का क्वेश्चंस था और क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और उसका डिटेल में हम लोगों ने एनालाइज देखा। उसी कड़ी में आज हम लोग इसके थर्ड पार्ट से 2024 के जो 3 पार्ट्स थे 75 क्वेश्चंस में लास्ट पार्ट है। आपको आज के बाद 75 क्वेश्चंस का पूरा सेक्शंस मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप सीयूटी पीजी का बेसिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ कैसे इस तरीके से जुड़ सकते हैं, इसके लिए देखिए हमारे पास एमएससी का कोर्सेस है। आप लोगों को पता है, पहले दो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। एमए का कोर्सेस है पॉलिटिकल साइंस में और भी सब्जेक्ट्स में है। बीएड का कोर्सेस है और इन सारे कोर्सेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस कोर्सेज के जो फीस रखे गए हैं वो मात्र 4,999 रुपीज़ रखे गए हैं। ठीक है, और अभी अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट कुछ ही टाइम तक है। वो 50% डिस्काउंट उन्हीं के लिए जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे। तो अभी आप जल्द से जल्द एडमिशन लें। और एडमिशन्स लेने के लिए आपको क्या करना है, प्रिस्टीन क्लासेस के जो प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्रिस्टीन क्लासेस के ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आपको बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट आज क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, आपको क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होता है कि आप जो है पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप तुरंत उसका आंसर्स करेंगे, खुद ही अपना 25 क्वेश्चंस का इस सेट में देखेंगे कितना क्वेश्चंस आप खुद सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तब तक आपको आगे बातें बताते हैं। जैसे अगर सरकारिया कमेटी के बारे में बात की जाए तो सरकारिया कमेटी किसके लिए बनी थी कि ये एग्जामिन करने के लिए सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशंस हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे कि गवर्नर रूल्स कितने सही हैं। ठीक है, गवर्नर रूल के बारे में, जो गवर्नर के मतलब गवर्नर का रोल ऑफ गवर्नर जो होता है स्टेट्स में उसका क्या दिक्कत है। ठीक है, दूसरा आपको जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 का जो यूज किया जाता है उससे रिलेटेड जो इन्होंने रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए थे, इससे रिलेटेड बातें उन्होंने बताया था। ठीक है, और ये कमेटी कब बनी थी, ये कमेटी बनी थी आपकी सरकारिया कमेटी आपका 1983 में। ठीक है, ये ईयर याद रखना है, कभी कभी आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है 1983। दूसरा कि बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय कमेटी क्या थे, इनका पंचायती राज से रिलेटेड। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने की बात की थी। और ये कमेटी कब आई थी, 1957 में। ठीक है, 1957 में। उसका सिंघवी कमेटी, ये एलएम सिंघवी कमेटी, इसके बारे में पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं हम लोग, तो देखें कि 1986 में ये कमेटी आती है और इनका भी जो काम, इन्होंने भी जो रिकमेंडेशंस दिए थे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडीज से रिलेटेड ही दिए थे। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो पंचायती राज है, लोकल गवर्नमेंट है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स दे देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी एआरसी 2 बार आया है। एक एआरसी कब आया, 1966 में, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, मोरारजी देसाई। और उनके बाद कुछ दिन के बाद जब वो मिनिस्टर बन गए थे तो चेयरपर्सन कौन बने थे, के हनुमंतैया। ठीक है, ये सारी बातें आपको पहले वाली वीडियो में बताएं, तो आपको रिवीजन कर लेना है साथ साथ में। हम इसलिए बोल दे रहे हैं कि आप सुन लें और आपका साथ साथ में रिवीजन हो जाए बार बार सुनने से। ठीक है, दूसरा एआरसी कमेटी कब आया था, 2005 में। फर्स्ट आया आपका 1966। ठीक है, फर्स्ट आया एआरसी 1966 में। सेकंड कब आया आपका 2005 में। ठीक है, 2005 में जब सेकंड एआरसी, इसके चेयरपर्सन कौन थे, वीरप्पा मोइली। ठीक है, और इनका रिकमेंडेशंस पंचायती राज को लेके भी क्या था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ओम्बुड्समैन के इंस्टीट्यूशंस के रिकमेंडेशंस इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में इसके क्या करने का मतलब फर्स्ट टाइम किसने कहा था। तो अगर एक ही ऑप्शन चूज करना है क्योंकि, तो आप बलवंत राय कमेटी को चूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले 1957 में बलवंत राय कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दी थी, क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम को लेके। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूसोस पॉलिटिकल फिलोसफी, रूसोस पॉलिटिकल फिलोसफी फर्निश्ड द बेसिस फॉर। अब रूसो का जो पॉलिटिकल फिलोसफी है इसमें से किस चीज को वो बताती है, ठीक है। तो रूसो का जो बारे में आपको कुछ चीजें क्या रखना है, रूसो के कुछ बुक्स, ठीक है, जो कि क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा एक और उनका क्या बुक है, दूसरा बुक है उनका एमाइल करके, जो ऑन एजुकेशन पे उन्होंने बुक लिखे हैं। तीसरी बात और क्या है कि डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। इनका सबसे फेमस स्टेटमेंट्स क्या है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन, मतलब मनुष्य तो जन्म लेता है लेकिन वो हर जगह किसी न किसी प्रकार के बंधन में बंधा हुआ रहता है, ठीक है। तो रूसो जो है पॉलिटिकल जो उनका फिलॉसफी है, गवर्नमेंट में जो उन्होंने कहते हैं सॉवरेनिटी की बात करते हैं, रूसो कहते हैं कि लोगों के हाथ में सॉवरेनिटी होनी चाहिए। वो पॉपुलर सॉवरेनिटीज की बात करते हैं, और पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि जो जनरल विल है, जनरल विल का कॉन्सेप्ट यहीं से वो देते हैं, जनरल विल, ठीक है। जनरल विल क्या था, वो दो तरह के विल की बात करते हैं, ठीक है। जनरल विल क्या है, वो दो, सम ऑफ रियल विल, सम ऑफ जो लोगों का जो रियल विल है, ठीक है, जो लोगों की ओरिजिनल में जो इच्छाएं हैं उनके बारे में वो कहते हैं। अब रियल विल और क्या कहते हैं, एक्चुअल विल, दो तरह के और विल की बात करते हैं। रियल विल क्या है कि हायर सेल्फ से, जो मनुष्य के जो ऊपर के अच्छी अच्छी चीज़ों को बताता है वो रियल विल हो जाता है। एक्चुअल विल मीन्स लोअर सेल्फ से वो क्या कहते हैं उसको जोड़ा जाता है। तो आपको जनरल विल के बारे में याद रखना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद रखना है, एमाइल याद रखना है। रूसो का जो कॉन्सेप्ट है पॉपुलर सॉवरेनिटी। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी क्या होता है कि जहाँ पे किसी एक गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा शक्ति जब चला जाए तो उनको एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कहते हैं। लिमिटेड सॉवरेनिटी का मतलब क्या हो कि जब किसी गवर्नमेंट के पास जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वहाँ पे कुछ जो पार्लियामेंट होता है उनके पास लिमिटेड सॉवरेनिटी, मतलब इनडायरेक्ट सेंस में होता है। वैसे तो उनके पास सारी जनता की शक्ति है तो वो भी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी में आ जाएगी, ठीक है। और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी या एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात जो है जीन बोधा करते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का फिर ऑस्टिन भी करते हैं और जीन बोधा ये सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपको यहाँ से आपको ये रूसो के बारे में कुछ बेसिक्स बातें हमेशा याद रखना। रूसो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले वीडियो में भी आपको दिखाए रूसो के कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड दैट पॉलिटिक्स इज द ऑथोरेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज बिकॉज values are allocated through implementing decisions not just by making them, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स बहुत फेमस स्टेटमेंट्स है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़े हैं तो आपको ये स्टेटमेंट्स देख के ही पता चल गया होगा। पॉलिटिक्स इज द ऑथोरेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यू। पॉलिटिक्स क्या है, जो एलोकेशंस होता है अथॉरिटी के द्वारा, जो एलोकेशंस होता है वैल्यू का, उसे कहते हैं एलोकेशंस। पॉलिटिक्स इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, डेविड स्टर्न्स का, ठीक है, डेविड स्टर्न्स का। डेविड स्टर्न्स यहाँ पे और क्या क्या बात बताते हैं कि ये एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट ये देते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम्स में वो जो इनपुट और आउटपुट मॉडल को बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो डिमांड्स होते हैं सोसाइटी के वो इनपुट्स में आते हैं और वो फिर आउटपुट में क्या बन के निकल जाते हैं, क्या कहते हैं, रूल बन के, ठीक है। जो पॉलिसीज बनते हैं वो आउटपुट में बन के निकल जाते हैं। फिर ये फीडबैक मैकेनिज्म्स की भी बात करते हैं कि ये फीडबैक जो आउटपुट आया, जो पॉलिसी बन के आया, वो पॉलिसी कहाँ जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, लोगों के पास जाएगा। लोगों को कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, कुछ लोग उससे सेटिस्फाइड होंगे, कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होंगे, कुछ कमियां बताया जाएगा। उस कमियों के बाद फिर वो पॉलिसी फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होके बाहर आ जाएगा। तो डेविड स्टर्न्स के बारे में ये याद रखना, बहुत फेमस इनका पॉलिटिकल इनपुट आउटपुट मॉडल है, ठीक है। दूसरा है कि जैसे अभी के टाइम में भी अगर एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे डेविड स्टर्न्स के पॉलिटिकल सिस्टम को, तो क्या कि वर्तमान समय में जो भी पॉलिसीज बनते हैं उससे पहले क्या किया जाता है कि पूरा एनालाइज किया जाता है। जैसे बहुत सारे जो हमारे पास थिंक टैंक होते हैं, जैसे मान लीजिए नीति आयोग है, नीति आयोग का काम क्या है कि लोगों के डिमांड्स को एनालाइज किया जाए, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें की लोगों की ज़रूरत है, डिमांड्स क्या है और किस तरह के सपोर्ट्स हैं। दो तरह के इनपुट्स की बात की जाती है। सपोर्ट्स कैसे करेंगे हम लोग, पॉलिटिकल रूप से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशंस करके, ये सारे चीज़ों से सपोर्ट होता है और डिमांड्स पता करते हैं। इसके बाद उस पर पॉलिसी बनता है, फिर उससे फीडबैक लेके ये सर्कल चलते रहता है। मैक्स वेबर से रिलेटेड अगर आपको एक बात याद रखना है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताते हैं। दूसरा ये क्या कहते हैं, अथॉरिटी को 3 टाइप से बांटे हुए हैं,
ठीक है, कौन कौन से? ट्रेडिशनल, ठीक है, दूसरा एक करिस्मेटिक अथॉरिटी और तीसरा रेशनल लीगल अथॉरिटी। ये सब के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रहे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं मैक्स वेबर के बारे में। टेलकोट पर्सन के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहते हैं कि पावर जो है वो क्या है? एक करेंसी है। पावर इज इक्वल टू करेंसी। जिस तरीके से इकोनॉमी में, ठीक है, आपको अगर कुछ सामान खरीदना है तो आपको क्या चाहिए? पैसा, ठीक है, पैसा लगेगा कोई भी सामान खरीदना है। और पॉलिटिक्स के दुनिया में जो है वो क्या है? पावर ही करेंसी है। जिस तरीके से करेंसी चारों तरफ मार्केट में सर्कुलेट होते रहता है, पावर भी किसी एक के पास नहीं रहता है, पावर भी सर्कुलेट होते रहता है। आज कोई एक गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है, कल गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, पावर उनके पास चला जाएगा। जिस तरीके से पैसा आज किसी और के पास है, वो पावर पैसा जिसके पास गया उनके पास वो पैसा हो गया। तो पावर भी इसी तरीके से समाज में घूमते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है, जिसके पास वो गया वो पावरफुल हो गया, ठीक है। तो ये कोई एक फिक्स नहीं है, किसी एक आदमी के पास नहीं रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये देते हैं, पावर एज ए करेंसी वाला कॉन्सेप्ट टेलकोट पर्सन देते हैं। आल्विन एंड वर्वा का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, सिविक कल्चर्स के बारे में जो बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द पहल स्कीम। देखिए स्कीम से रिलेटेड इस बार जो 2024 में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखना है। पहले 2023-22 में उतना क्वेश्चंस स्कीम से रिलेटेड नहीं पूछे गए हैं, लेकिन 24 को अगर आप देखें तो स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको कुछ जो मेन स्कीम्स हैं उसको याद रखना है, ठीक है। तो पहली स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, अब किस उद्देश्य स्कीम से रिलेटेड आपको 2-3 बातें क्या क्या याद रखना है कि वो स्कीम कब किया गया था, कब वो लॉन्च किया गया था। दूसरा कि वो स्कीम जो है किस उद्देश्य से किया गया था, किस पर्पज से किया गया था, वो आपको याद रखना है। तो जैसे कि इससे पहले क्या था कि मेक इन इंडिया वाला पूछा गया था। मेक इन इंडिया का जो सामान है, हम लोग इंडिया में ज़्यादा सारा सामान बनाए, उस पर ज़्यादा फोर्स डिमांड जोर दिया गया था। और दूसरा क्या जनधन योजना, ठीक है, ये भी 2014 का जो स्कीम इस बार 2024 के क्वेश्चंस में इन्होंने पूछा है वो आसपास का नहीं पूछा है। जैसे कि मान लीजिए 2023 में विश्वकर्मा स्कीम आया, ठीक है, तो वो नहीं पूछा गया है, लेकिन इन्होंने जो स्कीम पूछा है 2014 के टाइम, जैसे पहल स्कीम भी जो है ये 2014 का ही है, ठीक है। तो ईयर भी याद रखना है आपको, और क्या कहते हैं उससे रिलेटेड क्या पर्पस है। कुछ और स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा आपको क्या कहते हैं जनधन योजना हो गया, जनधन योजना। दूसरा उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना कब आया था? उज्ज्वला योजना आपका 2016 में, ठीक है, उज्ज्वला योजना 2016 में। आपका डिजिटल इंडिया कब हुआ था? 2015 में, ठीक है। तो आपको डिजिटल इंडिया, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहल स्कीम रिलेटेड था डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी, कि पहले सब्सिडी नहीं मिलती थी, पहले जो है जितने के सिलेंडर है वहाँ पे मिलेगा, अब सब्सिडी मिलेगा, और वो भी किस मोड में? डीबीटी मोड में, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में भेज देंगे। आप 1000 का सिलेंडर खरीदे, आपको 200 रुपया उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगा, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए मिलाना है, जैसे आल्विन एंड सिडनी वर्वा। आल्विन एंड सिडनी वर्वा के बारे में अगर जान लीजिए कि ये आल्विन एंड सिडनी वर्वा क्या करते हैं? सिविक कल्चर्स की बात करते हैं, ठीक है, सिविक कल्चर। अब इसमें वो क्या कहते हैं, 3 तरह के कल्चर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है आपका पेरोटोरिक कल्चर, दूसरा होता है सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव। अच्छा ये क्वेश्चन अभी आपको आगे भी आएगा, ठीक है, तो वहाँ से देख लेंगे, ये क्वेश्चन है ही वहाँ पे, तो 2 बार नहीं तो रिपीट। आल्विन एंड सिडनी वर्वा का आप कॉन्सेप्ट अगर जानना तो डायरेक्ट द सिविक कल्चर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका जो आल्विन एंड पावर। आल्विन एंड पावर का क्या है? आल्विन एंड पावर ने कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंटल अप्रोच है उसके बारे में बताया है, तो आपका बी का हो गया 1, ठीक है। और एजी फ्रैंक, ठीक है, एंड्रू ग्रुंड्रिफ जो फ्रैंक हैं, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, डिपेंडेंसी थ्योरी एक दिया है। और डिपेंडेंसी थ्योरी किस बुक में दिया है? कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या बताते हैं? डिपेंडेंसी थ्योरी में ये बोलते हैं कि दुनिया में 2 ब्लॉक बढ़ गए हैं। कौन कौन से? एक साउथ ब्लॉक, एक नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। पूरा जो नॉर्थन साइड्स है वो रिच कंट्रीज हैं, और साउदर्न साइड
पुअर कंट्रीज हैं, और उनके जो पुअर का कारण है ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं उनके, ठीक है, उनका रीजन क्या है कि नॉर्थ के लोग वहाँ से जाते हैं, अपना रिसोर्स वहाँ से निकाल के अपने यहाँ ले जाके काम कर लेते हैं, सस्ता लेबर ले लेते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए वो कुछ नहीं करते हैं, डिपेंडेंस हैं एक दूसरे पे, और डिपेंडेंसी थ्योरी जी फ्रैंक देते हैं, ठीक है। और वॉल्टर रोडने का बुक है आपका हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अमेरिका, ठीक है, यूरोप का किस तरीके से रोल रहता है अफ्रीका को डेवलप करने के लिए। तो आप मिलाएंगे तो ए का हो गया 4 सिविक कल्चर, तो ए का 4 आपका एक ही ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन 2 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, अमंग द, फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कि जेएस मिल है, रॉबर्ट नॉजिक है, जॉन रॉल्स है, ठीक है। और इधर देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो है थिंकर इधर रहेंगे, ठीक है, ये मैकियावेली जो है यहाँ पे रहेंगे, और ये बुक यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, इस जगह पे आप इसको इंटरसेक्ट कर लीजिए। ये डी जो है यहाँ पे मैकियावेली है, ठीक है, मैकियावेली, और फोर्थ में यहाँ पे, वैसे इन दोनों का जो मैच है वो भी सही है कि मैकियावेली और प्रिंस जो है एक ही है, मैकियावेली ने ही प्रिंस को लिखा है। तो जैसे जेएस मिल के बारे में, जेएस मिल के बारे में आपको पहले वाले क्लास में भी ये सारे बुक्स आपको याद हो गया होगा कि अभी तक जेएस मिल का बुक का क्या नाम है, ऑन लिबर्टी, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक के बारे में आपको तो डेमो क्लास है, उसमें भी आपको पता चल चुका है कि एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, ये बुक है आपका। और जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो ये आपका बुक हो गया, आप मैच कर लीजिए। तो ए का आपका हो गया 2, ए का 2 एक ही जगह है, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट और डी का 4th, ठीक है, डी जो है मैकियावेली का द प्रिंस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सब बुक से रिलेटेड बहुत बार बातें हो चुकी है। क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 2030 एजेंडा, ये क्या था, ये 2030 तक में हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ की हम लोग प्रेजेंट के नीड्स को तो पूरा करते हुए फ्यूचर के नीड्स को भी ध्यान में रखें, ठीक है, ये नहीं कि सारा कुछ जो भी है अभी सब कुछ खत्म करके खा के खत्म कर दिया जाए, ठीक है, हम लोग आगे के जो आने वाली जनरेशन से उनके लिए भी बचा के रखें। इस विचार से जो सोचा जाता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सतत विकास, लगातार वो विकास चलते रहे। तो इस चीज़ को लेके देखिए, इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एक आया था MDG, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो कब आया था 2000 के टाइम पे, तो वो 2000 से लेकर 2015 तक उसका टारगेट रखा गया था, और उसमें कितने गोल थे, 8 गोल थे, ठीक है, 8 गोल रखा गया था। फिर 2015 में एक बार यूनाइटेड नेशंस के एक मीटिंग होता है, वहाँ पे आपका गोल कितना 17 गोल्स, ठीक है, SDG में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होती है वो कितना होता है 17 गोल्स। उसमें आपका पॉवर्टी, हंगर, इन सब चीज़ को, इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ठीक है। और बाकी ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, और यूनाइटेड नेशंस में जो एक क्या कहते हैं UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इस चीज़ को सुपरवाइज करती है। तो आप क्वेश्चंस पढ़िए, द एजेंडा इज ब्रॉड इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट दैट एक्ट्स पोस्ट 2015 डेवलपमेंटल एजेंडा, ठीक है। तो ये बात सही है कि 2015 में ये एजेंडा गवर्नमेंट के रूप में अडॉप्ट किया गया था। दूसरा है कि इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जैसा ऐसा कोई क्लासिफिकेशंस नहीं किया गया, जैसे कि पहले के जो गोल्स होते थे या जो कॉन्फ्रेंस होते थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसमें था कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्री है उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, डेवलपिंग को नहीं करना चाहिए। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लगभग, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेटेड क्या थे, पॉवर्टी को ख़त्म करना, जीरो हंगर, ठीक है, ऐसी सारी जो गोल था, तो इसलिए डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टाइम। सी ऑप्शन है कि इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशंस, ठीक है, एंटाइटल द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। ये जो 2015 में मीटिंग हुआ था, वहीं पे ये जो उसका पूरा आउटपुट में जो डॉक्यूमेंट्स निकला था, उस डॉक्यूमेंट्स का नाम था द फ्यूचर
वी वांट, ठीक है, जो ऐसा फ्यूचर जैसा फ्यूचर हम लोग चाहते हैं उस फ्यूचर को बनाने के लिए हम किस तरीके से काम करेंगे, इस वजह से नाम था फ्यूचर वी वांट, ठीक है। तो ये बात भी सही हो गया। फिर डी है कि द रोल ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी इज सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्टेड इन दिस एजेंडा। अब आप ये बताइए, कॉमन सेंस से भी ऐसे देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार कॉमन सेंस से भी किया सकते हैं कि इस चीज़ को आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्यों एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो वहाँ तो बहुत सारे सिविल सोसाइटी काम करेंगे, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, जो एनवायरमेंटल के लिए सिविल सोसाइटी बनते हैं, जो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए बनते हैं, उन सब का अगर सहयोग नहीं लिया जाएगा तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास इतनी क्षमता नहीं, कैपेसिटी कि वो खुद से अकेले पूरा कर दे। इनमें सारे लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये कॉमन सेंस की बात है। और अगर इनको ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तब तो गोल कैसे पूरा किया जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर गलत कर देते हैं तो आप देखिए, एक यहाँ पे डी था ये खत्म हो गया, यहाँ पे डी था ये खत्म हो गया, बचा आपके पास एक ही कन्फ्यूजन था कि सी होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के ये पढ़े हैं, 2015 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़े हैं, तो द फ्यूचर वी वांट ये जरूर पढ़े होंगे कि ये इसके डॉक्यूमेंट्स का नाम था। तो सी यानी होगा, तो यानी आपका ऑप्शन थर्ड ए, बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रेजिम इन इंडियन पॉलिटिक्स इज पॉपुलरली नॉन एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, ठीक है। ये कब का सिस्टम है? वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम किनके स्टार्टिंग, जो नेहरू जी के स्टार्टिंग में कांग्रेस का जो टाइम था उसको वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहते हैं। और एक बात और याद आप रख लीजिए कि रजनी कोठारी एक थिंकर थे, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि रजनी कोठारी के बारे में क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए हैं। तो रजनी कोठारी क्या कहते हैं इस फेज को? कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। रजनी कोठारी कहते हैं कि ये जो फेज था वो वन पार्टी डोमिनेंट नहीं, कांग्रेस सिस्टम था, क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस सब जगह थी, ठीक है, कांग्रेस सिस्टम। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू जो है आपके ऑप्शन में हो जाएंगे कि किनके रेजिम्स में वन पार्टी डोमिनेट, एक ही पार्टी लगातार रूल कर रही थी। ये पीरियड कब था? जैसे आज़ादी के बाद से लेकर मान लीजिए अगर इलेक्शंस टाइम को भी देखा जाए तो 1951 में पहली बार इलेक्शंस 52 के जनरल इलेक्शंस में होता है, तो 52 से लेकर आपका जब तक नेहरू जी रहे यानी 1967 के आसपास तक का जो फेज है वो फेज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेसिक अजम्पशंस ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आपको रियलिज्म के बारे में अगर थोड़ा बहुत पता है, रियलिज्म के फादर कौन है? मॉर्गन थाउ, ठीक है। मॉर्गन थाउ के बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है। रियलिज्म एक्सप्लेन पावर पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ इगोइज्म। तो ये बातें आपको जब मॉर्गन थाउ के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी ये है कि रियलिज्म क्या है? पावर पॉलिटिक्स है, सब कुछ पावर्स के रूप में ही चलता है। सेकेंड ऑप्शन से डिपेंडेंसी थ्योरी इज अ की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म। अभी आपको बताया डिपेंडेंसी थ्योरी क्यों होगा रियलिज्म का? ये तो इंटर गवर्नमेंटल का जो एक डेवलपमेंटल थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी, ये गलत हो जाएगा आपका रियलिज्म से। तब बी को आप गलत कर लीजिए, देखिए बी यहाँ गलत हो जाएगा। और डिपेंडेंसी थ्योरी की इन्होंने दिया था आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, कौन? एजी फ्रैंक, ठीक है। एजी फ्रैंक ने डिपेंडेंसी थ्योरी दिया था, जिसने कि बताया कि लैटिन अमेरिका और ये जो यूरोसेंट्रिक जो हमारा चल रहा है उस चीज़ को बताया था। समीर अमीन ने भी इस चीज़ को फिर अपने यूरोसेंट्रिज्म के कॉन्सेप्ट में बताया है, ठीक है। डी बी ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करने से ही आपका क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले बन जाएंगे। इस बात को एकदम आप ध्यान रख लीजिए। सी को सी ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या रियलिज्म्स के, आपको यहाँ से नोट भी कर लेना है कि रियलिज्म्स के क्या क्या एजम्पशंस होते हैं। रियलिज्म्स एक्सप्लेन पावर पॉलिटिक्स। दूसरा क्या हो गया? स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट आर की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म्स। ये भी एकदम सही बात है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है रियलिज्म्स का। रियलिज्म्स में दो ही चीज़ को ज़्यादा देखा जाता है, या तो पावर और नेशनल इंटरेस्ट। मॉर्गन थाउ कहते हैं कि भले ही नेशनल इंटरेस्ट जो है चेंज होते रहता है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। यानी कि हो सकता है कि आज हमारा नेशनल इंटरेस्ट अलग है, कल अलग हो सकता है, लेकिन जो इंटरनेशनल जब भी करेंगे हम लोग, कोई भी डिबेट्स करेंगे या कोई भी ट्रीटी करेंगे, तो उसमें अपना नेशनल का जो उस टाइम में जो नेशनल का इंटरेस्ट है उस चीज़ को जरूर ध्यान में रखा जाएगा,
ठीक है। तो इसलिए नेशनल इंटरेस्ट एक जो है की एस्पेक्ट है रियलिज्म का। और बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर इज एसेंशियल टू प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप दो पड़ोसी है, ठीक है, वहां पे क्या है कि एक ने कुछ अपने यहाँ बंदूक खरीद के लाया, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आप पे चलाए या ना चलाए आपको, लेकिन ये डर बन जाता है, ठीक है, कि हो सकता है कभी चला दे, तो आप क्या कीजिएगा, आप उससे भी थोड़ा सा बड़ा है कि वो बंदूक खरीद ले आइएगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास भी बंदूक है, उनके पास भी बंदूक है, दोनों है कि नहीं चलाएंगे, अगर चलाएंगे तो वो भी चला सकता है, समझ रहे हैं। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पावर, पावर को एकदम बैलेंस करते रहना। अभी के टाइम में जो बहुत बड़े बड़े युद्ध नहीं होते हैं उसका जो रीजन है, न्यूक्लियर युद्ध क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि पता है अगर हम न्यूक्लियर छोड़ेंगे तो वो भी छोड़ देगा, उनके पास भी है। तो न्यूक्लियर वेपन्स भी जो है वो बैलेंस ऑफ पावर्स को मेंटेन करके रखता है। इसी तो बैलेंस ऑफ पावर रियलिज्म का एक एस्पेक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वेर नॉट एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी के बारे में बताए थे। निगेटिव लिबर्टी क्या होता है कि जहां पे निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। अब निगेटिव में क्या होगा कि जहां पे स्टेट का रोल जो है मिनिमल होगा, ठीक है, स्टेट का रोल क्या होगा, मिनिमल, स्टेट का रोल एकदम से कम होगा, लेस रोल, ठीक है, कि लोगों को छोड़ दीजिए, आप आज़ाद छोड़ दीजिए, उनको जो मन करे वो करे, वो ठीक है, उनमें एकदम सिर्फ आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए और ज़्यादा कुछ मत कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट जो है कुछ कुछ कामें करेगी, जनता को कुछ कुछ रेस्ट्रिक्ट करेगी, कुछ वेलफेयर काम करेंगे, तो वो होगा कि यहाँ पे स्टेट का जो लिमिटेड रोल नहीं रहेगा, स्टेट का रोल आपका वेलफेयर वर्क के लिए भी किया जाएगा, ठीक है, स्टेट का रोल यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। इसी तरीके से और क्या है कि यहाँ पे आपको जो नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता है, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी में कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे काम करेंगे, लिबर्टी सब लोगों को मिल रहा है उसके लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी होते हैं। तो बहुत सारे जो अर्ली थिंकर हैं जो कि डायरेक्ट बात करते हैं कि लिबरलिज्म के जो कोर थिंकर हैं जो कि नहीं मानते कि स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए लोगों के डेली वर्क में, वो है निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर। और जो मानते हैं कि नहीं स्टेट का रोल होना चाहिए, जो हमारा डेली का वर्क हो रहा है उसमें एक सोसाइटी को इक्वल बनाने के लिए स्टेट्स का रोल जरूरी है, तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव लिबर्टी को थिंकर हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो रूसो क्या है, रूसो पॉजिटिव लिबर्टी हो जाएंगे, निगेटिव लिबर्टी हो जाएंगे क्योंकि ये स्टेट्स के रोल को नहीं कहते हैं। ग्रीन भी हो जाएंगे, लास्की भी। अब नॉजिक है, जो नॉजिक के बारे में आपको क्या बताए थे, नॉजिक क्या कहता है कि स्टेट को जो है इस तरीके से इंटरवेन नहीं करना चाहिए, टैक्सेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई मेहनत से कमा रहा है आप उसका टैक्सेस लेके कहीं पे वेलफेयर के नाम पे बांट दे रहे हैं, तो इसे गलत है। तो इसलिए रॉबर्ट नॉजिक जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉट एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो यानी रॉबर्ट नॉजिक आपका क्या हो जाएंगे, निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। तो ये आंसर आपके सही है। बाकी सब पॉजिटिव लिबर्टी के। टी.एच. ग्रीन के बारे में तो बहुत पहले से वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ टी.एच. क्या कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमांड कैपिटलिज्म। देखिए ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन क्या कहते हैं इसमें जो कुछ डाउट्स लोग कर सकते हैं, वाज इंट्रोड्यूस विद विच 5 ईयर प्लान, क्योंकि इस तरीके से 5 ईयर प्लान लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, ठीक है, डिटेल में। तो कमांड कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से अगर आप यहाँ पे डिनोट करना चाहें, कमांड कैपिटलिज्म किस चीज़ से कनेक्टेड हो सकता है। कैपिटलिज्म विचारधारा जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करती है, इंडस्ट्रीज को करती है। तो इंडस्ट्रीज को अगर ये प्रमोट करती है कमांड कैपिटलिज्म, तो इंडस्ट्रीज की बात किस 5 ईयर प्लान में की गई थी। अगर आप इतना चीज़ डिकोड कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ का आंसर कर देते। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज को फोकस में रखा गया था, तो कमांड कैपिटलिज्म वहीं से आया है। कमांड कैपिटलिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर 5, ठीक है। बाकी आपको पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था वहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, ठीक है, एग्रीकल्चर। और थर्ड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान कब हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 61 से 67 के आसपास था। तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो गया था हम लोगों को। दिक्कत क्या हुआ था, 61 से 67 के बीच में हम लोगों को एक तो 62 में चाइना का वॉर, फिर 65 में पाकिस्तान से वॉर, और 64 में जो है भुखमरी फेमाइन का सिचुएशंस बहुत जगह बन गया था। तो इस वजह से इसमें जो टारगेट था
वो क्या था कि अपना सेल्फ रिलायंट किस तरीके से होना चाहिए, अपना ग्रोथ खुद का हो, ये सारी बातें किया गया था। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है इंदिरा गांधी जी के टाइम का था, और इसमें गरीबी हटाओ का सबसे बड़ा जो मुद्दा था उसे दिया गया था। ठीक है, गरीबी हटाओ। तो आपको कुछ कुछ 5 ईयर प्लान जो है थोड़ा सा उसके बारे में कम से कम जान के रखना है कि क्या किस में क्या कंटेक्स्ट है, ठीक है, किस कंटेक्स्ट में बात किया गया है और क्या फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म्स। ठीक है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म्स के से रिलेटेड कौन सी बातें सही है। तो आप देखिए स्टेटमेंट्स पढ़िएगा, उसमें से आप बेसिक्स अगर मार्क्स के बारे में जानते हैं कि मार्क्स किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मार्क्स अगर कोई भी थ्योरी दे रहा है तो उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमी। ठीक है, वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखता है कि इकोनॉमी में कौन सा ऊपर है। क्लास स्ट्रगल की जब बात करते हैं, क्लास का क्या हुआ कि कोई इकोनॉमिक रूप से नीचे होगा, कोई ऊपर होगा। तो जो टर्म है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म रेफर टू द मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, ये बात सही है। ठीक है, दूसरा कि एंजल्स क्रेडिटेड मार्क्स विद बीइंग द ओरिजिनेटर ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। मान लीजिए ये बात वैसे सही है, अगर आपको नहीं भी पता था एग्जाम में तब भी आप नेक्स्ट ऑप्शंस को पढ़िए। एग्जाम में जब आप कर रहे हैं क्वेश्चंस को तो वहाँ पे एक बात को ध्यान रखिए कि अगर हो सकता है कि आपको सब स्टेटमेंट्स अच्छे से श्योर नहीं हो पाता है, लेकिन आप कम से कम एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट खोजने का कोशिश कीजिए जो कि आप श्योर हैं कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमको इसमें कोई डाउट भी है, ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे कि मार्क्स कंटेंट्स दैट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी constituted by its relations of production is the real foundation of society। मार्क्स जब भी बात करता है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी की नहीं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता है। तो इस वजह से आपका जो है सी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और सी जहाँ जहाँ गलत है आप सबको गलत कर दीजिए। यानी सी यहाँ है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, यानी आपका ऑप्शन क्या होता है 1 सही हो जाता है। ठीक है, तो बाकी देख लीजिए कि क्या कहता है मार्क्स द सोसाइटीज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस corresponds to a definite stage of development of a material productive forces। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको मार्क्स के बारे में, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म्स के बारे में जो मार्क्स बताते हैं उसको ध्यान रखना है। ठीक है, उनके बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन कंटेक्स्ट ऑफ सावरकर्स, ठीक है, सावरकर आइडिया ऑफ हिंदुत्व आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। 4 ही स्टेटमेंट्स है, इसमें जो भी गलत है आप तब तक आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ बताते हैं कि सावरकर जी का जो एक तो सोसाइटी याद रखना है कि अभिनव भारत उन्होंने बनाया था। ठीक है, अभिनव भारत बनाया था 1904 में। इंडिया हाउस करके एक बनाया था उन्होंने संस्था। ठीक है, इंडिया हाउस बाहर में बनाया था। इंडिया हाउस हो गया, अभिनव भारत हो गया आपका। दूसरा इन्होंने जो 1857 के रेवोल्यूशन है उस पर भी लिखा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक उन्होंने जो 1923 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया आपका, 1923 में एक बुक लिखा था हिंदुत्व हु इज हिंदू। ठीक है, तो वो वाला बुक सबसे ज़्यादा फेमस है और जिसमें कि उन्होंने हिंदुत्व से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कि हिंदू कौन है। ठीक है, तो सावरकर डिड नॉट आइडेंटिफाई इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म्स। ठीक है, तो ये बात क्या है कि इसमें पूछा गया आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना। तो ये बात सही है कि सावरकर जी जो है इंडिया को टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म्स के रूप में नहीं देखते हैं। दूसरा है कि हिज डिफिनेशन ऑफ हिंदुत्व इंक्लूड द फेथ्स दैट हैड एन ओरिजिन आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखिए ये आउटसाइड का तो बात वो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि उनके हिंदुत्व में कौन आएंगे, जिनका जन्मभूमि हो, पितृभूमि हो, कर्मभूमि हो। जो हिंदुस्तान ये लैंड है यहाँ पे जिनका पितृभूमि हो या कर्मभूमि हो वो लोग इंक्लूड होंगे। तो आउटसाइड वाले को तो वो कहते हैं कि वो नहीं होंगे हिंदुत्व। ठीक है, तो इस वजह से आपका स्टेटमेंट 2 गलत जाता है, यानी आपको गलत ही फाइंड आउट करना था। बाकी सही क्या है कि आर्टिफिशियल ऑफ हिंदुत्व इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ, ठीक है, कोएनमैन कल्चर। ठीक है, जिसमें कि सब लोग मिलजुल कर रहे। ही आइडेंटिफाइड इंडिया इन रिलीजियो कल्चरल टर्म्स विद अ डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशनल बाउंड्री। ठीक है, जिसका कि एक सिविलाइजेशनल बाउंड्री है, जिसे वो अखंड भारत की कल्पना
करते हैं उस तरीके से करते हैं। आपको सावरकर के देखिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जब भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको उनके बारे में आइडिया हो तो आप बाकी सारी चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रोड द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो ये तो आपको पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मोंटेस्क्यू जो है ये बुक लिखते हैं, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो पावर का सेपरेशंस की बात करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और लेजिस्लेटिव बॉडी है उनका पावर जो सेपरेट सेपरेट बटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। बाकी डेविड स्टर्न्स के बारे में बताए, पॉलिटिकल कल्चर्स के जेम्स ब्राइस और ये लोग कॉम्पिटिटिव में थ्योरी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द इवेंट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोग गलत किए होंगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कुछ थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट ये सारी बातें आपको पता हो ये पॉसिबल हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। तो आप इसको क्रोनोलॉजी में कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले आप ये खोजेंगे कि यूएन क्या हुआ होगा स्टेटमेंट। देखिए यूएन चार्टर अप्रूव्ड इन सैन फ्रांसिस्को बाय 50 स्टेट्स। ये तो बाकी आपको पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि इससे रिलेटेड सारी कहानी कि 50 स्टेट्स जो है वो अप्रूव करता है सैन फ्रांसिस्को में। कब करता था, जून 1945 में, ठीक है। तो जून 1945 में हो गया। अब यूएन बनेगा तभी वहाँ का कोई प्रेसिडेंट बना होगा, सेक्रेटरी जनरल बना होगा। सेक्रेटरी जनरल तो पहले नहीं हो सकता है ये तो, और यूएन बनने के बाद ही यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए से स्टार्ट होता हुआ 3 है, ठीक है। दूसरा कौन हो सकता है, दूसरा जब ये बन जाएगा तो उसके बाद सेक्रेटरी जनरल, तो 1945 में जो है बन गया था और 1946 में ट्रेगुली जो है, ट्रेगविली, ये आपका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बन जाते हैं, ठीक है। आपको अच्छा ये आपको अगर पता हो कि ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे तभी आपको थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कम से कम पता होना चाहिए और प्रेजेंट का भी पता होना चाहिए। तो ट्रेगविली जो है सेक्रेटरी जनरल्स हैं, तो आपका ए ऑप्शन होगा, ये आपका 1946 में हुए, ये 1945 में, ठीक है। अब उसके बाद जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जो स्वेज कैनाल्स का इंसिडेंट है वो कब हुआ था, 1956 में, ठीक है, 1956 में। तो और यूएनडीपी 1963 में बना था, ठीक है। तो आप इसको मैच कर लीजिए कि आपका सबसे पहले ए के बाद कौन सा, सी, तो ए के बाद सी एक ही ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करना है आपको। यूनाइटेड नेशंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके जो जो इवेंट्स हैं उसको एकदम क्रोनोलॉजी में याद रखना है कि, ठीक है। और यूएनडीपी क्या था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जो जब ये फॉर्म हुआ था तो उस टाइम ये 2 अलग अलग यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस था, उस दोनों को मर्ज करके यूएनडीपी को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर मैचिंग विद देयर ईयर ऑफ अकरेंस। देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें गलत है, ठीक है। ये क्योंकि डायरेक्ट हम लोग प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन बाद में आई थिंक ड्रॉप भी हो गया था, क्योंकि पहली बार देखिए मुंबई टेरर अटैक 2007, ठीक है, पूछा गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। क्वेश्चंस क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर मैचिंग विद देयर ईयर ऑफ अकरेंस। तो अगर इस तरीके से ऑप्शन में वो फिट नहीं बैठता है, तो ये मुंबई टेरर अटैक कब हुआ था, कैसा हुआ, 2007 में नहीं 2008 में, तो ये तो करेक्ट नहीं मैच होता है। फिर टेरर अटैक ऑन पार्लियामेंट, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट, वो कब होता है, 2001 में होता है, ठीक है, 26/11 का जो है। पुलवामा अटैक 2014 में होता है, यूरी टेरर अटैक यूरी पे जो है, ठीक है, 2016 में। और इधर जो है वहाँ का जो पिक्चर में आप देखे होंगे, तो पुलवामा और सी और डी तो आपका सही है, ठीक है। तो सी डी करके सिर्फ ऑप्शन में कोई है नहीं, ठीक है। तो सी और डी करके सिर्फ ऑप्शन में कोई है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इस हिसाब से इसका जो सही सिर्फ पूछा जाए ये दोनों है, लेकिन जो ये दोनों गलत जाते हैं, इसका 2008 है, 2001 है, क्योंकि इसका सही तरीके से ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन से ड्रॉप कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बस यहाँ से याद रखना कि ये कौन कौन सी घटनाएं कब होते हैं। मुंबई टेरर अटैक का साल 2008 में, और टेरर अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट पे 2001, पुलवामा टेरर अटैक 2014 में हुआ था, और जो उरी का घटना है वो 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका क्रोनोलॉजी से, बुक ऑफ महात्मा गांधी अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। आपको बताया कि महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, इन सारे के बुक को आपको क्रोनोलॉजी में हर हालत में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एटलीस्ट आप लास्ट बुक, फर्स्ट बुक इस तरीके से जरूर याद रखिए।
अब इसमें देखिए तो हिंद स्वराज जो बुक है उनका कब का बुक है, 1909 का, ठीक है। और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स ये आपका 1947 का बुक है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। तो बाकी आप देखिए ये सब बीच के बुक हैं, ऐसे भी आप बी और शुरू होता हो और लास्ट में सी से होता हो, तो बी से शुरू होता हो लास्ट में सी से, इसी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन बाकी का भी यार देख लेते हैं कि स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो 1927 से में बुक आता था, तो 29 में ये लिखा गया था। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इसके बारे में वो 1928 में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बुक हो जाता है, ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है गांधी जी से रिलेटेड। गांधी जी के बारे में बाकी और डिटेल में पढ़ेंगे। लैटिन अमेरिका से 2014 में दो क्वेश्चन लैटिन अमेरिका से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन उतने ज़्यादा मतलब नॉर्मली नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। लैटिन अमेरिका द रीजन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वेयर प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव डोमिनेटेड सिंस द 19th सेंचुरी इज आल्सो रीजन्स विद। अगर आप थोड़ा बहुत भी लैटिन अमेरिका से रिलेटेड जो रीजन्स है उनके बारे में पढ़ते होंगे तो वहाँ आपको पता हो कि जो इलेक्शंस होते रहते हैं वो बार बार होते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम में कोई गवर्नमेंट नहीं चल पाती है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन्स एज प्रेसिडेंट, वहाँ पे ऑब्वियस है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स तो बहुत कम नहीं दिखने नहीं बराबर दिखते हैं। हाईएस्ट नंबर्स ऑफ द इलेक्शन टेक प्लेस, ये होता है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिम इनस्टेबिलिटी, इस रेजिम में जो है बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाए, यही एनटीए ने ऑप्शन को माना है, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, बिल्कुल नहीं। लेकिन अमेरिका में हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बाकी वहाँ पे क्योंकि इनस्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि थ्यूसिडाइड्स टेस्ट ऑन द पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। ये आपको पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं। स्टोरी बिटवीन विच एंशिएंट स्टेट्स, तो वो क्या था, एथेंस एंड स्पार्टा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements are correct about the Council of States? Council of States क्या होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, राज्यसभा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आपको इसमें क्या क्या रखना है कि राज्यसभा जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसमें किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 84 में फिर क्वालिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ों की बात की गई है राज्यसभा के टर्म से रिलेटेड। तो क्या कहते हैं आर्टिकल याद रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बाकी क्या है कि इसमें नॉमिनेटेड सदस्य जो है वो भी पूछे गए थे इसी बार, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछिए कि द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशंस, तो ये बात सही है कि काउंसिल ऑफ स्टेट कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, वो परमानेंट हाउस है, ठीक है। दूसरा कि 1/4, यहाँ पे एकदम ध्यान देना है, 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिटायर ऑन द एक्सपायरेशंस ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, एवरी सेकेंड ईयर। तो ये 1/4 है, नहीं ये 1/4 नहीं है, ये क्या है 1/3, ठीक है। 1/3 लोग जो हैं हर 2 साल में क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका यानी बी गलत हो गया। बी जहाँ गलत है उसको हटा दीजिए, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ, यानी ए एंड डी आपका हो जाएगा, ठीक है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज अबॉन्डेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, नहीं। फिर आपका डी है द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स गवर्न बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑर्डर 1952, ये ऑर्डर है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट से ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, ठीक है। तो 2 तरह के फेडरेशंस होते हैं, ठीक है। 2 तरह के फेडरेशंस होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कमिंग टुगेदर, ठीक है। कमिंग टुगेदर में वो कंट्री आते हैं जहाँ की मान लीजिए पहले एक नेशन नहीं बनेगा, पहले बहुत सारे स्टेट रहेंगे, ठीक है। कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर में क्या होगा कि बहुत सारे पहले आपका मान लीजिए नेशन स्टेट्स रहेंगे। मान लीजिए बहुत सारे स्टेट है, ये इस तरीके से स्टेट्स है, ये आसपास में बहुत सारे स्टेट्स हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर एक नेशंस को बना लेते हैं। तो ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशंस का एग्जांपल। और यहाँ पे क्या है कि होल्डिंग टुगेदर, इसमें क्या हो सकता है कमिंग टुगेदर में मतलब
एटलीस्ट जो आइडियलिस्टिक वे में कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि अगर कोई स्टेट्स कभी भी चाहे तो बीच में अपना उस जो यूनियन बना है उससे वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी देखा नहीं गया, जैसे कि यूएसए एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। यूएसए जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जो उनके स्टेट्स हैं अंदर में उनके सिविल वॉर हुआ, उन्होंने अपने आप को जाना चाहा लेकिन उनको पकड़ के जबरदस्ती रखा गया और उनको कभी जाने नहीं दिया गया। तो प्रैक्टिकली तो कभी नहीं देखा जाता कि कमिंग टुगेदर में वो चले जाते हैं, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि ये आप इस तरीके से आते ही हैं कि आप नहीं जा सकते। जैसे कि होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि जबरदस्ती आपको पकड़ के रखा जाएगा। होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इंडिया, ठीक है, इंडिया आपके होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल है। दूसरा स्पेन, स्पेन भी जो है कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। बेल्जियम भी जो है कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे जो होल्डिंग टुगेदर के बता रहे हैं। होल्डिंग यहाँ पे इंडिया मान लीजिए आप यूपी चाहे कि हम अलग राष्ट्र बना लें, हम नहीं रहेंगे भारत के साथ, या बिहार चाहे या नागालैंड जिसे हमेशा चाहते रहते हैं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उनको कभी भी वो अपना जो नेशंस है उससे वो दूर नहीं जा सकते, तो वो होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हो गए। और कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यूएसए है, ठीक है, यूएसए है, ये कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। और कनाडा है, पहले वहाँ पे है, स्टेट्स थे बहुत सारे वो आते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जो है आपको याद रखना कि कुछ जो हैं कमिंग टुगेदर होते हैं, कुछ आपके होते हैं होल्डिंग टुगेदर। तो इस क्वेश्चंस में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस का एग्जांपल जो है स्विट्जरलैंड है, क्योंकि आपको पता है होल्डिंग टुगेदर में स्पेन आ जाता है, बेल्जियम आ जाता है, और नेपाल में तो फेडरेशंस का ऐसा नॉर्मली कोई कॉन्सेप्ट देखा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट, ठीक है, सॉफ्ट स्टेट लैकिंग द कैपेसिटी टू एक्ट अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट। तो सॉफ्ट स्टेट के बारे में जो इंडिया को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, वो गोनर मॉडल थे, उन्होंने एक बुक लिखा था, उसी में उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। बाकी देखिए आपका जो कुछ क्वेश्चंस जो है, क्योंकि यहाँ पे उतने अतुल कोहली, रजनी कोठारी, पॉल ब्रास से नहीं पूछा जाता है, इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, ठीक है। पॉल ब्रास का जो बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। अतुल कोहली का बुक है क्या कहते हैं सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, रजनी कोठारी का बुक है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल सिस्टम्स करके। तो इन लोगों से आपके सीयूटी पीजी तो बुक से रिलेटेड इन लोगों का नहीं पूछा जाता, नेट में इन लोगों के बहुत सारे बुक पूछे जाते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को बस थोड़ी बहुत बातें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वही देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अकॉर्डिंग टू आलमंड, ठीक है। तो आलमंड का जो है आपका आलमंड एंड वर्वा ने जो सिविक कल्चर्स की बात की थी, अच्छा वहीं पे इसीलिए हम आपको उस टाइम पे नहीं बताए थे कि यह क्योंकि आगे था। तो आलमंड एंड वर्वा ने 3 तरीके से जो सिविक कल्चर को बांटा था, वो किस तरीके से, पेरोकियल, ठीक है, एक पेरोकियल हो गया, दूसरा पार्टिसिपेंट और तीसरा सब्जेक्टिव, ठीक है। ये 3 तरीके उन्होंने बांटा। पहला हो गया पेरोकियल, दूसरा था ये आपका सब्जेक्टिव, ठीक है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव और तीसरा था पार्टिसिपेंट। इनमें अंतर क्या था? पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर वो है जहाँ की लोगों को भी पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे इंडिया में हैं, आप ट्राइब एरिया में चले जाइए, अंडमान निकोबार पे चले जाइए, वहाँ पर उनको थोड़ा पता है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा मुख्यमंत्री है। ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे उनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है, ना उनको कुछ जानना है, ठीक है। तो ऐसे पॉलिटिकल कल्चर्स को पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं, जहाँ के लोगों को कुछ न जानना है, ना पता है, कुछ भी नहीं। दूसरा आता है सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर्स, ठीक है। ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है कि आपको पता है कि कौन क्या है थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप बस नॉर्मली बाहर ही रह के बस चीज़ों को देख रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कल्चर होता है वो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर होता है, जहाँ की लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो सारे डिबेट्स को जानते हैं, क्या इशूज चल रहा है, कौन सी गवर्नमेंट है, क्या इनके मैनिफेस्टो हैं, क्या इनके एजेंडा है, ये सारी चीज़ों को वो जनता जहाँ के एकदम एक्टिवली देखती है। जैसे कि वो एग्जांपल में देता है जो डेवलप्ड कंट्री हैं यूएसए और बाकी जो ब्रिटेन सब, वहाँ पे पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है, जबकि बाकी जो डेवलपिंग कंट्री है सब्जेक्टिव, और जो अफ्रीकन कंट्रीज है और कुछ जो उससे भी नीचे लेस डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। तो आपको याद रखना आलमंड एंड वर्वा ने ये सिविक कल्चर को 3 पार्ट में बांटा था,
ठीक है। तो जो नहीं था आपका क्वेश्चंस में था कि नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो ये जो है आपका हो गया नॉट अ टाइप में, यानी ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर्स की बात उन्होंने नहीं की थी। ये आपका सही ऑप्शन होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो क्या था, पेरोकियर, पार्टिसिपेंट और सब्जेक्टिव। ठीक है, सीरीज में इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। ठीक है, पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू जियोनी सरतोरी। ठीक है, सरतोरी क्लासिफिकेशन। सरतोरी ने एक बुक लिखा, ठीक है, बुक का नाम था पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। ठीक है, पार्टीज। ठीक है, इसमें उन्होंने जो है बहुत सा पॉलिटिकल पार्टीज को क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, पार्टीज एंड पार्टीज सिस्टम, पार्टीज सिस्टम। इसमें उन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशंस के बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कितने टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स की क्लासिफिकेशन दिया है। अगर उस 6 टाइप को देखा जाए तो पहला क्या है कि वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम जान लीजिए, अगर आपको जैसे चाइना में तो वहाँ पे क्या है कि वन पार्टी सिस्टम। दूसरा है कि हेजोमेनिक पार्टी सिस्टम। हेजोमेनी मतलब कोई एक पार्टी जो है एक अपना हेजोमेनी बना लेता है, हेजोमेनिक पार्टी सिस्टम। ठीक है, आपका उसके बाद क्या बोला कि कुछ जगह पे है कि टू पार्टी सिस्टम, कि जैसे मान लीजिए जैसे जनरली यूएसए और ब्रिटेन को देखा जाए तो वहाँ पे क्या है, टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, अडॉप्टेड है। और एक चौथा भी बोला उन्होंने कि 2.5। ठीक है, 2.5 पार्टी सिस्टम। 2.5 पार्टी सिस्टम का मतलब क्या हो कि 2 पार्टी वहाँ पे मैन है, बाकी भी बहुत सारे पार्टी एक्टिव रहते हैं छोटे मोटे लेवल पे। 2.5 पार्टी सिस्टम। और एक हुआ आपका 5वां मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के भी उन्होंने 2 पार्ट्स बताए। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम के उन्होंने 2 पार्ट बताए। एक तो हो गया आपका मॉडरेट प्लूरिज्म। ठीक है, मॉडरेट प्लूरिज्म मल्टी पार्टी सिस्टम, मॉडरेट प्लूरिज्म्स। और दूसरा आपका हो जाता है पोलराइज्ड प्लूरिज्म, कि जहाँ की मान लीजिए मल्टी पार्टी है लेकिन जो है मॉडरेट रूप से एक जगह पे पोलराइज किया गया है। लेकिन एक होता है कि पोलराइज्ड प्लूरिज्म, मतलब एक ही सेंटर पे आपको सारे पार्टीज को दिखाया जाता है, तो वो हो गया आपका पोलराइज्ड प्लूरिज्म्स। ठीक है, तो ये उनका क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, पार्टीज एंड पार्टीज सिस्टम। ठीक है, बुक का नाम याद रखना है, पार्टीज एंड पार्टीज सिस्टम। ये थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, पार्टीज। ठीक है, एक सेकंड इसको लिख देते, पार्टीज एंड पार्टीज। ठीक है, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम पे आई थिंक ये 1976 में, ठीक है, बुक इन्होंने लिखा था। तो इस क्वेश्चन में अगर देखिए तो आपका क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम यानी वन पार्टी सिस्टम इन्होंने दिया ही था। लिमिटेड और मॉडरेट प्लूरिज्म ये भी दिया था। ठीक है, बैलेंस्ड और अफेक्टिव प्लूरिज्म्स ये नहीं दिया था। एक्सट्रीम और पोलराइज्ड, एक जो आपका छठा पार्टी होता है वैसे भी इसको एक्सट्रीम मल्टी पार्टी सिस्टम्स कहते हैं। तो ये आपका था, ये था। जो नहीं था वो क्या था, बैलेंस और अफेक्टिव प्लूरिज्म्स की बात जियोनी सरतोरी ने नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपका ध्यान में रखना है कि जो जियोनिक का सरतोरी का क्लासिफिकेशन आपको अभी पूछा गया कि कौन नहीं था, कभी पूछा जा सकता है कि कौन इनमें से कौन सा जो है जियोनिक सरतोरी का क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। ठीक है, तो सार्क का मेंबर कौन कौन है, आपको पता है 8 मेंबर थे। ठीक है, वो मेंबर कौन कौन है, इंडिया। ठीक है, आपको वो मेंबर याद रखना है, इंडिया। दूसरा आपको श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आपको जो जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 और ये आपका 4, बांग्लादेश हो गया। फिर कौन सा, भूटान। ठीक है, भूटान हो गया। फिर नेपाल। ठीक है, नेपाल हो गया। और एक जो है आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव। तो ये 7 हो गया। और 8वां कौन था, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान कब ज्वाइन किया था सार्क को, तो अफगानिस्तान क्या है 2007 में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और सार्क का फाउंडेशन कब हुआ था, आपका 1985 में। ठीक है,
1985 में। तो आप यहाँ देखिएगा तो अफगानिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, तो कौन नहीं है, म्यांमार नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखिए सार्क से रिलेटेड ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है इस पूरे 75 क्वेश्चंस में। तो इसी तरीके से आज आप लोगों का जो है 75 क्वेश्चंस का जो 2024 का पूरा सीरीज है वो आज खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग 2023 को स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग भी इसी तरीके से सारा चीज़ नोट डाउन करके रख लीजिएगा और उसको सही तरीके से रिवीजन के टाइम में भी आपको काम आएगा। और दूसरा ये है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट जब क्वेश्चन 2023 का हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन जिसका जो आंसर है आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो उसी से मिल जाएगा। तो इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आप प्रीवियस ईयर से कितना फ़ायदा होता है कि एक सेट अगर आप कर लेते हैं क्वेश्चंस तो उससे दूसरा सेट बहुत कुछ बन जाता है, ठीक है। तो एकदम ढंग से इसी तरीके से आप लोग कुछ कुछ जो नोट डाउन करने वाली चीज़ें उसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ कुछ टॉपिक को जिसको डिटेल में पढ़ना है उस टॉपिक का नाम अलग से मेंशन करके रख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं। MSc का जो कोर्सेज हैं, MA का है, पॉलिटिकल साइंस में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। और इसका जो फीस है वो कितना है कि 4999 है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रकार का आपको CUT से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अभी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऐप आपको कहाँ पर मिल जाएगा, प्रिस्टीन क्लासेस का ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसको जाकर एक्सप्लोर कीजिए। आपको अगर PDF चाहिए, जैसे जो हम लोग क्वेश्चंस करा रहे हैं इससे रिलेटेड जो आंसर्स लगा के जो PDF चाहिए, तो आप प्रिस्टीन क्लासेस के ऐप पे जाइए, ठीक है। अगर आपको नहीं वैसे वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा। और दूसरा टेलीग्राम का जो है लिंक आपको यूट्यूब के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और नेक्स्ट पार्ट में 2023 के पार्ट में आप लोग जुड़िए। और ठीक है, अगर लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, ठीक है। थैंक यू।